लाइव मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है MPPT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है। 15 मार्च से कंप्लीट कोर्स है। जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और FLT टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी MPPT की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, FLT और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मील्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस? निम्न में से किस भोजन में फास्फोरस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? बताओ, आपको अगर पता है तो बताओ भैया, फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में मिलता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है सबसे ज्यादा फास्फोरस किस में मिलता है। सबसे पहला जो आंसर है वो है रक्त चूर्ण, या जिसको ब्लड मिल भी कहा जाता है। तो ब्लड मिल में अगर हम देखें तो ब्लड मिल के अंदर जो फास्फोरस होता है वो लगभग कितना होता है? वो केवल होता है 1%। कितना होता है? तो यहाँ जो फास्फोरस होता है वो 1% होता है, मतलब रक्त चूर्ण के अंदर, ब्लड मिल के अंदर। फिर हॉर्न मिल, ये हॉर्न है, क्या है? हॉर्न। सींग और खुर जो होते हैं उनको भी बारीक पीस कर उनका भी आटे जैसा भोजन तैयार किया जाता है, उसको कहा जाता है हॉर्न मिल। तो भैया ये तो प्रोटीन है, इसमें तो फास्फोरस बहुत कम होता है, इसको तो हटा दो। फिर फिश मिल, या जिसको कहा जाता है मछली का चूर्ण या मछली का भोजन, तो इसमें लगभग फास्फोरस होता है 16%, ध्यान रखना। और लास्ट है बोन मिल या हड्डी का चूर्ण, तो हड्डी के चूर्ण में लगभग फास्फोरस होता है 20 से 30%। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा डी। क्लियर? डी वाला जो आंसर रहेगा वो करेक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस होता है, इसमें हड्डी के चूर्ण में। इस चीज को ध्यान रखना। हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो सीधी सी बात है, बोन मिल या अस्थि भोजन या अस्थि का जो चूर्ण है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं। यहां से ध्यान रखना भैया, ब्लड मिल ये जनरली पशुओं को खिलाते हैं, महंगा होता है, खिलाते तो है लेकिन कम खिलाते हैं। दूसरा हॉर्न मिल, सिंग भोजन भी कम खिलाते हैं। जनरली इसका उपयोग किस में करते हैं? उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। फिश मिल, इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखना, मछली का चूर्ण या फिश मिल, ये मछली मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत, मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत है, ये ध्यान रखना। ये पूछा आता है, कई बार पूछा है, मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मुर्गियों को प्रोटीन देने का सबसे अच्छा स्रोत है फिश मिल या मछली का चूर्ण या मछली भोजन। तो यहाँ मछली के चूर्ण में प्रोटीन की अगर हम बात करें ना, तो प्रोटीन ध्यान रखना भैया, इसमें प्रोटीन होता है लगभग 55%, 55% तक प्रोटीन होता है। किसमें? मछली के चूर्ण में 55% तक प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना, मुर्गियों को प्रोटीन देने के लिए सबसे अच्छा मछली का चूर्ण ही माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हो गया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फाउल कोलेरा इज केज्ड बाय। फाउल कोलेरा जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? फर्स्ट है हीमोफिलस गैलिनेरम के द्वारा, फिर नेक्स्ट है
एस्केरिचिया कोलाई के कारण, जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, फिर पोस्चुरेला मल्टीसीडा के कारण होती है, और फिर सोलमोनेला पुलोरम के कारण होती है। हाँ बताओ इसका क्या है, पता है? चलो ठीक, बताते हैं इसका। तो पास्चुरेला मल्टीसीडा इसका आंसर होता है। फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा जो बीमारी होती है, पास्चुरेला मल्टीसीडा जो जीवाणु होता है उसके कारण ये बीमारी होती है। ये बैक्टीरियल डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? बैक्टीरियल। तो फाउल कोलेरा का आंसर है सी। क्लियर? कौन सी डिसीज है ये? तो ये है बैक्टीरियल। कौन सी? बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ये बीमारी है। इस चीज को ध्यान रखना। अब जो अलग अलग आपको 4 आंसर दिख रहे हैं, ये चारों आंसर के बारे में भी ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाए। जिसमें से ये वाला तो बहुत काम में आता है मुर्गी पालन में। ये एक तो मुर्गी पालन में आपने ये वाली बीमारी पढ़ी है, फाउल कोलेरा। दूसरा आपका है सोलमोनेला पुलोरम। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये पुलोरम रोग का रोग कारक है। पुलोरम आपने पढ़ा होगा, जिसको व्हाइट डायरिया भी बोलते हैं। पुलोरम रोग, पुलोरम रोग का दूसरा नाम है बैक्टीरियल व्हाइट डायरिया, या इसको व्हाइट डायरिया भी कहा जाता है। व्हाइट डायरिया। क्लियर? इसमें सफेद दस्त तो होते हैं, और ये ब्रूडर में मीन्स 10 दिन की उम्र के जो पक्षी होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा रोग पाया जाता है। मतलब इसको ब्रूडर का रोग भी कहते हैं। जो ब्रूडर में पक्षियों को पाला जाता है उसमें ये रोग सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है ई कोलाई। तो ई कोलाई ध्यान रखना, ये जो एस्केरिचिया कोलाई है इसको ई कोलाई भी कहा जाता है। और इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो इसके द्वारा जो होती है वो होता है डायरिया। ये क्या है? एक जीवाणु है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। क्लियर? बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है, इसको कहा जाता है डायरिया। क्लियर? ये डायरिया रोग होता है। ये भी मुर्गियों में, पक्षियों में और पशुओं में भी देखा गया है। फिर नेक्स्ट जो है हीमोफिलस गैलीनेरम। तो ये जो है ये भी एक जीवाणु है, और इसके द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? वो होती कोराइजा। कौन सी बीमारी? कोराइजा। कोराइजा रोग। और ये भी क्या है? तो ये भी बैक्टीरियल डिसीज होती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना भी है। ये चारों डिसीज में से किसी भी डिसीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आया था आपको 2020 में, अगला क्वेश्चन था आपका कॉक्सीडियोसिस इज ए ड्रेडफुल पोल्ट्री डिसीज इज कॉज्ड बाय। एक भयानक पोल्ट्री रोग कॉक्सीडियोसिस खालिस्तान के कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये। मैंने, अगर आप मेरा शाम का लेक्चर देखते हो तो आपको मैंने कई बार ये बताया है कि जो कॉक्सीडियोसिस रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो कॉक्सीडियोसिस रोग, पहले तो ध्यान रखना भैया, कॉक्सीडियोसिस रोग ये मुर्गियों का खतरनाक रोग है, आप सभी ने देखा होगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको रेड डायरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल डायरिया, या हिंदी में बोलो तो लाल दस्त। लाल दस्त बोलो, लाल डायरिया, रेड डायरिया, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, इमेरिया टेनेला प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? इमेरिया टेनेला नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण यहाँ पर ये जो कॉक्सीडियोसिस रोग है ये होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको लाल डायरिया या रेड डायरिया भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चीनी का उपयोग खालिस्तान के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसके संरक्षण के लिए करते हैं? तो आप सभी को पता है भैया, शक्कर का उपयोग जो करते हैं वो जनरली फलों
का जो रस है या फिर जेम, जेली, मार्मलेड, मुरब्बा, इनके संरक्षण के लिए करते हैं? बिल्कुल डी वाला आंसर। तो जेम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेम में शक्कर की मात्रा मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा रखी जाती है। कब? जब ये संरक्षित करने के लिए। वैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर 65% से ज़्यादा अगर शक्कर अगर हो तो ये स्थायी परिरक्षण का कार्य करती है। शक्कर कब स्थायी परिरक्षण का कार्य करती है, परमानेंट प्रिजर्वेशन का? जब उसमें शक्कर की मात्रा 65 या कभी कभी अगर 66 आ जाए वो भी करेक्ट होता है। 65 या 66% से अगर अधिक शक्कर है तो ऐसी स्थिति में वो परमानेंट परिरक्षण का कार्य करेगी। अस्थायी परिरक्षण का कार्य कब करेगी? टेम्परेरी अगर हम बोले तो जब शक्कर की मात्रा कितनी हो, 15 से 20% हो, तब शक्कर अस्थायी परिरक्षण का कार्य करेगी। यहाँ पर जेम, जेली, मार्मलेड, मुरब्बा, ये सभी आप लोगों ने देखा है। इनमें क्या होता है? शक्कर ही प्रिजर्वेटिव मैटर का कार्य करती है, परिरक्षण का कार्य करती है। इसके अलावा जेम से ये जो तीनों हैं, इसमें अगर आप देखो तो ये सूखी बंद गोभी या गोभी, तो सब्जियां जितनी भी होती है उसमें ब्राइन घोल का उपयोग करते हैं। ब्राइन घोल मतलब नमक के घोल का, मतलब इनको परिरक्षित करने के लिए नमक के घोल का उपयोग करते हैं। ब्राइन घोल मतलब 2% नमक का घोल। सब्जियों के परिरक्षण के लिए 2% नमक के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सब्जी है भैया, तो ये ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये सब्जी नहीं है, तो मछली की भी तो सब्जी बनती है। मजाक कर रहा था, मछली के लिए भी बर्फ और नमक के मिश्रण का उपयोग किया जाता है परिरक्षण के लिए। अचार में 17% नमक होता है, स्थायी परिरक्षण का कार्य करता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ इसमें तेल और जो मसाले होते हैं वो भी परिरक्षण का कार्य करते हैं। यहाँ जो जेम है इसमें मोर देन 65% शुगर होती है। इसमें अगर हम TSS बोले जेम का तो सबको पता है भैया 68% होता है। और इसका जो एंड पॉइंट होता है, मतलब जिस तापमान पर ये पकता है, ये भी पूछा आता है एंड पॉइंट कितना होता है, तो इसका एंड पॉइंट होता है 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। जेली का कितना होता है? 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम चीज है, जेम जेली में अंतर भी ध्यान रखना। जेम जो होता है वो क्या होता है? फलों का जो पल्प या गुदा होता है, उस गुदा और शक्कर के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन जो जेली होता है वो पेक्टिन युक्त फलों के रस से तैयार की जाती है। जो जेली है वो रस से तैयार करते हैं, पेक्टिन युक्त फलों के रस से। और जेम है वो तैयार करने के लिए आपको अम्ल युक्त फलों का गुदा या पल्प लगता है। जेली पारदर्शी होती है और जेम क्या होता है? जेम अपारदर्शी होता है। 212 नहीं प्रीति जी, गलत है वो, 212 नहीं है। आप ध्यान रखना, एंड पॉइंट अगर जेली का पूछे ना, किसका? जेली का, तो वो ध्यान रखना कितना आएगा? 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा? 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर सेंटीग्रेड में बोले तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो आप अपना वो क्लियर कर लेना, ध्यान रखना। जेली के लिए एंड पॉइंट ये होता है और जेम के लिए 222 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, 212 तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, वो नहीं है। चलो ठीक, तो ये क्लियर हो गया, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें कुछ बताना तो नहीं है। चलो ठीक, बिल्कुल हो गया है, जो भी आना था सब बता दिया है मैंने, और बाकी तो आप नोट्स में पढ़ ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा आता है, रोपण के बाद गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम की पिंचिंग तक किया जाता है। क्लियर? कब करते हैं? रोपाई के बाद। कितने समय बाद गुलदाउदी या जिसको क्राइसैंथेमम कहते हैं उसमें हम पिंचिंग करते हैं? पहले तो पता होना चाहिए पिंचिंग क्या है, तब आप आंसर बता पाओगे। तो अगर आपको पता है तो बताओ फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए पिंचिंग के लिए? तो यहां पर ध्यान रखना भैया, 2 सप्ताह बाद। कितना? 2 सप्ताह बाद। यहां पर जो गुलदाउदी होती है, गुलदाउदी में 2 बार पिंचिंग करते हैं। क्लियर? पिंचिंग क्या होता है भैया? इसकी जो शीर्ष कलिका होती है, शीर्ष कलिका जहां से फ्लावर निकलेगा, उस कलिका को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ा जाता है?
ताकि राइट साइड से या पार्श्व या लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे। फूल की संख्या बढ़ाने के लिए, फूलों का आकार बढ़ाने के लिए और पार्श्व शाखाओं को बढ़ाने के लिए पिंचिंग किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें 2 बार पिंचिंग करते हैं। फर्स्ट जो करते हैं वो कब करते हैं, तो पहली पिंचिंग करते हैं 2 सप्ताह बाद। कब करते हैं, 2 सप्ताह बाद। और दूसरी जो पिंचिंग करते हैं सेकंड, तो सेकंड पिंचिंग करते हैं 5 सप्ताह बाद। क्लियर, ये दोनों चीज ध्यान रखना। तो अगर ये तो आपको डायरेक्ट पूछा है कि रोपण के बाद कब पिंचिंग करते हैं, तो रोपण के बाद तो पहली पिंचिंग ही करेंगे, तो वो 2 सप्ताह बाद, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा डी। लेकिन अगर हम बोले कि अगर स्पेशली वो बोल दे कि दूसरी पिंचिंग कब करते हैं, तो लगभग 5 सप्ताह बाद करते हैं, रोपने के 5 सप्ताह बाद। ध्यान रखना। अब पिंचिंग को भी ध्यान रखना, क्या होता है पिंचिंग, तो पिंचिंग ध्यान रखना, ये पिंचिंग जो होता है, ये देखो ये महिला ये तोड़ रही है ऊपर की शीर्ष कलिका को, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्श्व शाखाएं निकले। इस चीज को ध्यान रखना, इसी को पिंचिंग कहा जाता है। इसके अलावा आपने अगर गेंदा देखा होगा, गेंदा जिसको कि क्या कहा जाता है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की अगर बात करें तो मैरीगोल्ड में भी पिंचिंग करते हैं, गेंदा में भी करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। गेंदा में जो करते हैं वो 40 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं, 40 दिन बाद। मैं लिख देता हूं, आफ्टर 40 डेज। क्लियर, 40 दिन बाद की जाती है भैया पिंचिंग, किसमें, गेंदा में। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा था, नॉर्मल ग्रोविंग सीजन इन डेज इन ड्राई लैंड फार्मिंग इज। शुष्क भूमि खेती में सामान्य वर्धन काल दिनों में होता है। मतलब ग्रोविंग सीजन कितना होता है जहां ड्राई फार्मिंग होती है। तो इसको ध्यान रखना, ये तीनों का ध्यान रखना भैया। एक तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, वो आंसर तो आपके सामने आपको पता भी होगा, तो लेस देन 200, मतलब 200 दिन से कम। यहां क्या पूछा है आपको, ड्राई लैंड फार्मिंग। तो एक तो आपको पूछा है ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग का भी ध्यान रखना। ड्राई फार्मिंग के लिए होता है 75 डेज। केवल जहां पर ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती हो रही है वहां साल में केवल 75 दिन ही हम फसलों की खेती कर सकते हैं, ग्रोइंग सीजन इतना ही होता है। लेकिन अगर बोल दे ड्राई लैंड फार्मिंग, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में ध्यान रखना, ड्राई लैंड फार्मिंग की अगर बात करें तो लेस देन 200 डेज, ये ध्यान रखना। फिर आपको अगर बोले रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग की अगर बात करें तो ये आपका जो आता है ये 250 डेज, ये ध्यान रखना। ये तीनों का ध्यान रखना, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग, तीनों में कितने दिन तक हम फसलों को लेते हैं साल में, ये ग्रोविंग सीजन याद रखना, ये पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ केटल इज, मवेशियों के शरीर का सामान्य तापमान खालिस्तान होता है, तो कितना होता है आप सभी को पता है भैया। जो मवेशी या केटल्स होते हैं, केटल्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी सभी प्राणी आ गए और सभी जो स्वस्थ हैं, तो इनके लिए एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना होता है। कितना, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है स्वस्थ गाय, भैंस, भेड़, बकरी के शरीर का तापमान। तो ये वाला आंसर अगर देखो तो इस हिसाब से आपका ये आएगा डी। क्लियर, डी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। इसके अलावा यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये तो फ़ारेनहाइट में, इसको अगर सेंटीग्रेड में पूछ ले तो फिर क्या होगा, तो सेंटीग्रेड में अगर आपको पूछ ले तो आप ध्यान रखना भैया 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, और अगर फिक्स वही बोल दे कि 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको अगर वो सेंटीग्रेड में पूछता तो कितना आता, तो इसका आता 38.4, कितना आता 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, इतना ये काय में आएगा, ये सेंटीग्रेड में आएगा। बदलने के लिए आप सीधा उपयोग कर सकते हो
क्या c/5 बराबर f माइनस 32/9। ये सूत्र है। आप फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जा सकते हो, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जा सकते हो। इसके अलावा अगर पोल्ट्री की बात कर ले, पोल्ट्री की अगर बात करें, मुर्गी पालन में मुर्गियों की अगर बात करें तो मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल याद होना है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 106.9 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल देता है ना समझ में एग्जामिनर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों मुर्गियों के शरीर का औसत तापमान होता है या सामान्य स्वस्थ मुर्गी के शरीर का तापमान ये होता है। इसको अगर सेंटीग्रेड में बोले तो सेंटीग्रेड में ध्यान रखना 41.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ये सेंटीग्रेड में आता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान आप सभी को पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इनमें से ये तो पूछा ही जाता है, तो जितने भी स्वस्थ पशुओं का बोले वो ध्यान रखना। केवल भैंस का ध्यान रखना, भैंस के लिए रेंज थोड़ी बड़ी है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये स्वस्थ भैंस के शरीर का तापमान होता है। बाकी सभी के लिए तो फिक्स है भैया, कितना, तो ये आप ये वाला आंसर भी देख सकते हो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया तो यही आंसर आएगा क्योंकि ये होता है एवरेज, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तापमान लेने के लिए आप सभी को पता है भी, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है एमपीपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और एफएलटी टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी एमपीपीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, एफएलटी और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्नों की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके।